हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमें ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज हमारे पास थर्ड जो इसका है, तो इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कंडीशन। ठीक है, तीसरा हम डिस्कस करेंगे केसी में जो इंपॉर्टेंस है, इन एप्लीकेशन है, वो है इफेक्ट ऑफ कंडीशन। तो इफेक्ट ऑफ कंडीशन जब हम पढ़ेंगे तो इफेक्ट ऑफ कंडीशन में हमारे पास आता है असल में जिसको हम बोलते हैं ली चैटलर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल। तो ली चैटलर प्रिंसिपल जो है, तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस आज अभी करेंगे। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहती है, ली चैटलर प्रिंसिपल हमें कहता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है और उसमें एक रिएक्शन जो है तो जारी है। ठीक है, उसमें एक रिएक्शन शुरू है और ये रिएक्शन इस वक्त कौन से स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आप ऐसे करते हो कि इस इक्विलिब्रियम को आप क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, ये डिस्टर्ब आप किस तरह करोगे, ये डिस्टर्बेंस आप करोगे किस तरह, बाय चेंज इन किस तरह, किससे, कंसंट्रेशन में चेंज लाकर करोगे, डिस्टर्ब करोगे इस इक्विलिब्रियम को, या प्रेशर में चेंज लाकर आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, या टेम्परेचर को जो है तो आप जो है तो चेंज करके इसको डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, तो हमारे पास एक रिएक्शन है, वो इक्विलिब्रियम में है और आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो बाय मींस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ प्रेशर और चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये सिस्टम जो है, जब इसमें चेंज आएगा तो ये सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा और ये सिस्टम दोबारा कोशिश करेगा कि इक्विलिब्रियम को हासिल कर ले और ऐसा कर ले, जो चेंज आपने किया इसको इफेक्ट को कम कर ले और वापस इक्विलिब्रियम को हासिल कर ले। तो ये हमारे पास ली चैटलर प्रिंसिपल की बुनियादी डेफिनेशन है। मैं अगर वर्ड्स में लिखूं तो हम क्या कहेंगे कि इफ अ सिस्टम इक्विलिब्रियम is disturbed by means of change in concentration, change of pressure या change in temperature। तो अगले अल्फाज इस तरह होंगे कि the system will try to minimize the effect of change and get equilibrium again। Is it clear? तो ये हमारे पास बुनियादी जो है तो डेफिनेशन है ली चैटलर प्रिंसिपल की। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ये चेंज कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर में हम अभी करेंगे वन बाय वन, तो इसमें से फिर दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये
उस वक्त फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो लिहाजा यहां पर हम पहले सबसे डिस्कस करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए अगर मैं यहां पर एक कंटेनर बनाऊं आपके लिए, और 4 एमसीक्यूज इससे पॉसिबल आ सकते हैं, और मैं बोलूं कि लेट सपोज ये मेरे पास ए बी है और ये मेरे पास सी डी है, और यहां पर सिर्फ एक बाउंड्री लाइन खींच लूं जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अगर आप जाने तो ये आपको पता है कि ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। अभी चेंज इन कंसंट्रेशन आप कैसे करेंगे? लेट सपोज आप यहां पर रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और अगर आप इसको यहां से हटा भी दें तो यहां पे आपने रिएक्टेंट को रिमूव किया। तो जब आपने रिएक्टेंट को ऐड किया पहली केस में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होगी और ये कम कंसिडर होगी, इसलिए ये आगे की तरफ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा डायरेक्शन होगा दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन को है ये प्रेफर करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ये निकाल दिए, इससे कुछ कंसंट्रेशन में चेंज करके कम कर दिए, तो इस मर्तबा ये ज्यादा हो जाएंगे और ये कम हो जाएंगे और ये वापसी की तरफ रास्ता लेगा। तो ये हमारे पास दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए क्यों कौन सा रिएक्शन करेगा? रिवर्स रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर यही केसेस में डिस्कस कर लूं प्रोडक्ट में, तो इस मर्तबा चेंज इन कंसंट्रेशन इस तरह भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट को ऐड कर लें या प्रोडक्ट को रिमूव करें। तो प्रोडक्ट को हम लेट सपोज क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट को आप ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये वापसी की तरफ जाएगा, तो ये रिवर्स रिएक्शन को जो है तो प्रेफर करेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट रिमूव कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा इस तरफ आएगा, तो ये फॉरवर्ड जो है तो रिएक्शन को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन 4 टाइप के एमसीक्यूज जो हैं तो आपको आ सकते हैं कि whenever you want to change the concentration of the reaction mixture, the reaction will try to reduce or minimize the change in concentration and gain equilibrium again. So to gain this equilibrium, it will either move in forward or reverse direction. It depends upon the amount that which you are added or remove. You just disturb the concentration of reactant side or product side. तो इसके साथ ये 4 possible MCQs आ सकते हैं। तो जो मेरी बात को समझ चुका है हाथ उठा ले, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है जनाब, जबरदस्त। एक ये पॉइंट है, ठीक है, जबरदस्त। दूसरे इसमें हमारे पास जो है तो वो हमारे पास है, शाबाश, वो हमारे पास है चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो है तो इसमें चेंज किस तरह लाया जाएगा, इसको मैं आपकी ही बुक की एक एग्जांपल जो है तो यहां पर डिस्टर्ब जो है तो पेश करूंगा। और वो ये है कि अगर मेरे पास N2 और +3H2 रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं अमोनिया 2NH3, तो इस वक्त मैं अगर इस पे प्रेशर ज्यादा करूं तो क्या होगा, और अगर प्रेशर कम करूं तो क्या होगा, बहुत जरूरी। और एक कंडीशन, यहां पर एक कंटेनर ले लूंगा और उसको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा और उसको मैं जनरल फॉर्म से एक्सप्लेन करूंगा। यानी चलो मैं ले लूंगा H2 + Cl2 टू फॉर्म 2HCl। तो अगर आप इस केस को देखें, यहां जो ये हमारे पास है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और 2, तो यहां पर जो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं वो बराबर है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। तो इस वक्त अगर आप प्रेशर कम करें या ज्यादा करें तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा।
तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप लिख लें कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट, ठीक है, जनरल पॉइंट। लेकिन अगर आप इस कंडीशन को यहां पे ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, मोल्स जो रिएक्टेंट हैं, वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर अभी हम कहें कि नाउ प्रेशर हैज इफेक्ट। तो ये एंट्री टेस्ट के लिए इतना याद रखें कि जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर हो तो उसको प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है दोनों साइड पे मोल्स, तो अभी हाँ बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है। डेफिनेटली यहाँ पे कितने हो गए, 4 मोल्स हो गए, जबकि यहाँ पे 2 मोल्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है। अभी अगर प्रेशर को ज्यादा करें तो इस साइड पे जाएगा जहां पर मोल्स क्या होंगे, लेस होंगे ये। लेकिन अगर प्रेशर कम हो जाए तो फिर वहां पे जाएंगे जहां पे मोल्स क्या होंगे, मोर होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉजिक है। यानी अबव इक्वेशन पे अगर आपने प्रेशर को कम किया तो ये इसके लिए ये ले एमसीक्यूज। ये जो हेबर्स प्रोसेस का जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर आपने प्रेशर ज्यादा किया तो आपको क्या हासिल होगा, मोर अमोनिया हासिल होगा, ठीक है। तो अगर ईटा में आपको क्वेश्चन आया जाए कि इन हेबर्स प्रोसेस if we want to get the maximum product, so we have to what, we have to supply the high pressure। उसको हमने हाई प्रेशर जो है तो अप्लाई करना होगा उस पे, और जितना आप उस पे हाई प्रेशर इन्वॉल्व करेंगे, मोल्स कम की तरफ जो, और कम मोल्स जो है तो प्रोडक्ट की साइड पर है। और अगर आपको कोई इस तरह क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू गेट द मिनिमम प्रोडक्ट इन हेबर्स प्रोसेस, तो देन यू हैव टू रिड्यूस द प्रेशर, क्योंकि फिर ये ज्यादा की तरफ जाएंगे और ज्यादा ये सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जबकि रिएक्ट। तो जो इस बात को समझ चुका है वो हाथ उठाए, शाबाश, रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट माय पॉइंट। जबरदस्त, राइट, ठीक है जनाब, आप समझ चुके हैं। ओके जनाब, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ राउंड अबाउट ये कोई 4 एमसीक्यूज ये हुए, और इस तरह एक एमसीक्यू जनरल ये निकला, एक ये निकला, और फिर इसमें हमारे पास ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं, तकरीबन 12 से 14 टेक्निकल पॉइंट्स से जो आपने इन 2 इफेक्ट्स में सीखे। इसके बाद जनाब हमारे पास आएगा तीसरे नंबर पे, और वो होगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके समझने के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें एक रिएक्शन है, लेट सपोज जनरली मैं A + B लिखता हूँ, और चलो A नहीं लिखता, मैं जर्नल लिख लूंगा, मैं जर्नल कोई रिएक्शन लिख लूंगा, ये लिखें N2 + 3H2, वही लिख लूंगा, फॉर्म 2NH3, ठीक है। तो इस मर्तबा इसका अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा करूं तो क्या होगा, और अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो क्या होगा। तो अगर आप बुक में देख लें, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, और जब डेल्टा H की नेगेटिव आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो खुद जो है तो अपने से हीट बाहर की तरफ निकालेंगे, हीट को रिलीज करेंगे। जब वो हीट को रिलीज करेंगे और आप फिर उसको टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, तो इससे तो ये अनस्टेबल होता है, तो लिहाजा ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स रिएक्शन को प्रेफर करेगा। लेकिन एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये प्रेफर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये ईटा में आपको आएंगे जनाब कि अगर चेंज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ डीलिंग हो रही है
तो हाई टेम्परेचर विल गिव यू मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहां पे लिख लें, हाई टेम्परेचर जो होगा तो क्या देगा एक्सोथर्मिक में, मोर रिएक्टेंट्स देगा, रिवर्स में जाएगा, और लो टेम्परेचर जो होगा तो आपको मोर प्रोडक्ट देगा। समझ गए हैं? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है जनाब, टेम्परेचर के साथ भी इसको देखिए। ये हमारे पास जो है तो केस नंबर 1 हुआ जनाब एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे केस नंबर 2 डिस्कस करूं एंडोथर्मिक के लिए, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पे कॉमन रिएक्शन जनरल में ए बी कर दूंगा, लेट्स से इससे सी प्लस डी बन गया, और इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू थी वो पॉजिटिव हुई। जब पॉजिटिव हुई तो मैंने कहा ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में फिर अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा करेंगे या टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर ज्यादा करने से इसको हीट पसंद है, एंडोथर्मिक है, आपने ज्यादा किया तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रेफर करेगा। और अगर हमारे पास ये क्या हुआ टेम्परेचर कम, तो फिर ये रिवर्स रिएक्शन को प्रेफर करेगा। तो इसलिए ईटा के लिए याद रख लें कि हाई टेम्परेचर पर हमारे पास एंडोथर्मिक में मोर प्रोडक्ट होंगे और हमारे पास लेस जो होंगे तो सॉरी हाई टेम्परेचर पे मोर प्रोडक्ट होंगे और लो टेम्परेचर पे जो होंगे तो मोर रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये जनाब अगर आप इस पॉइंट को भी गौर से सोचे, प्रोडक्ट के टर्म में आ जाए या रिवर्स फॉरवर्ड के टर्म में आ जाए, तो कोई 5-6 किस्म के टेक्निकल क्वेश्चन जो है तो इससे बन सकते हैं। तो ये चेंज इन टेम्परेचर के बारे में कुछ स्टोरी थी। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, तो वो तो हमारे पास जो है तो इनर्ट मटेरियल है, और इनर्ट मटेरियल का जो है तो इस पे कोई इतना प्रोनाउंस इफेक्ट जो है तो वो नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद जब हम ये डिस्कस कर लें इनकी ये बुनियादी पॉइंट्स, तो इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं। लेट से मैं अगर आपको एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करवाऊं, जर्नल क्वेश्चन है और आप कोशिश करें कि इसका जवाब दें कि इन व्हाट मैनर, ठीक है, विल इंक्रीज ऑफ pressure affect the following. ठीक है, shift in reverse reaction, sorry direction, shift in forward direction, increase in yield of hydrogen, और डी नंबर है नो इफेक्ट। तो जो डी के साथ एग्री हैं वो हाथ उठाएं। दाचिकम सलूट दी करो देगे दानामी खोले गयो वोरम उन तख्तीखा साजिद खटक को पके दे। हिफ्जा नसीर भी इसमें है, याद रखें मेरे भाइयों दोस्तों। ये देखो ये क्या है, ये सॉलिड है, और सॉलिड जो है तो इसमें काउंट नहीं होता, क्योंकि जब गैस और सॉलिड का मुकाबला हो तो सॉलिड नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहाँ पे ये 1 तो 1,
तो ये 2 मोल हुए और यहाँ पर ये 1, तो ये 1 मोल हुआ। आपने ये 1 ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों मोल बराबर है, तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं जनाब, ये तो सॉलिड है, तो इसको जरा ख्याल करना है। तो अभी जो है तो कहाँ पे जाएगा, इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो कम की तरफ जाएगा। तो कम कौन से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो जो इसके साथ एग्री हैं हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स, शाबाश इफ यू साजिद स्लैब्स उचत को चोस की इशू। नो बी रिमेंबर दैट जब गैसेस और सॉलिड के आए तो आप सॉलिड को जो है तो इनको नेग्लेक्ट करना है गैसेस के मुकाबले में, और फिर जब गैस और लिक्विड आए तो फिर लिक्विड को नेग्लेक्ट करना है। ये ट्रिक है, अच्छा ये पॉइंट याद रखना है इसके साथ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी कराया कि आप ये पॉइंट सीख लें, ठीक है। अच्छा जनाब, एक और एमसीक्यूज आप अपने साथ नोट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग in gaseous phase would be unaffected by increase in pressure? A, N2 plus 3H2 to form 2NH3. B, N2 plus O2 to form 2NO. C, N2O4 to form 2NO2. और D, CO2 plus half O2 to form CO2। सॉरी ये CO है। तो कौन से जनाब ठीक है? ए के साथ कोई एग्री, बी के साथ कोई एग्री? जबरदस्त, वेरी गुड कमबैक, आप समझ चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये कह रहे हैं ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फेज वुड बी अनइफेक्टेड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो अनइफेक्टेड देखिए ना, यहाँ पे ये 1 मोल है, यहाँ पे ये 1 मोल है और ये भी 2 मोल है, तो दोनों मोल जो है तो यानी इसमें मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट है, तो इस मर्तबा प्रेशर हैज नो इफेक्ट और नॉट इफेक्ट, ठीक है ना। तो बिल्कुल जनाब बी ऑप्शन जो है तो हमारे पास जो है तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। वेरी गुड, जबरदस्त। एक और क्वेश्चन है जनाब, आप लिख लें, एमसीक्यूज है कि 3x प्लस y x3y, the amount of x3y at equilibrium is affected by temperature and pressure. B, temperature only. C, pressure only. या D, temperature, pressure and catalyst। तो जी जनाब क्वेश्चन को देखेंगे, 3xy x3y, द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, ए के साथ कौन एग्री है, हाथ उठाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो इफेक्ट होती है भी होता है, जबकि कैटलिस्ट पर कोई नहीं है, तो
थर्ड भी चलाएगी और टेम्परेचर और प्रेशर ओनली तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है और माशाल्लाह से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत एक्यूरेट जो है तो जवाब दे रहे हैं। ठीक है जनाब, तो नेक्स्ट जो है तो जब हम इसमें ये क्वेश्चन पढ़ लें तो जनाब नेक्स्ट इसमें हम भी हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त से शॉर्टकट्स बताता हूं जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत हेल्प देंगे। न्यूमेरिकली वाइज इस पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं तो इसलिए पहले इसमें नोट में एक पॉइंट लिख लें कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है तो ये हम स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट्स का डिस्कस करते हैं। इट इज ओनली discuss for the sprangly soluble salt। sprangly soluble मतलब वो साल्ट जो थोड़े थोड़े हल होते हैं उनके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है तो आता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन अगर हम करें डेफिनेशन जो है तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि अगर मेरे पास एक AgCl साल्ट है, बहुत से होते हैं जो आपकी बुक की कॉमन मिसाल है मैं वो दे रहा हूँ, तो वो जनाब टूट जाती है Ag+ में और Cl- में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर तो ये स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट है तो कुछ इसका ये हिस्सा भी रह जाता है और कुछ इसके आयंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अनडिजॉल्व्ड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? अनडिजॉल्व्ड। और इस फॉर्म को हम कहते हैं डिजॉल्व या आयोनाइज जो है तो ये इसका आयोनाइज पार्ट हो गया है। ठीक है, अभी हम जनाब करेंगे क्या, हम ये इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। जब इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसके लिए किया जाए तो ये हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, Kc होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो Kc प्रोडक्ट आपके पास आयनिक जो फॉर्म्स हैं तो ये हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जनाब आ जाएगा ये Ag+ कंसंट्रेशन सिल्वर आयन, ये क्लोराइड आयन डिवाइडेड बाय AgCl। तो अभी आपको पता है कि जनाब ये आपने जो है तो अनडिजॉल्व साल्ट जो होता है ये मेरे पास किस में होता है, ये मेरे पास एक्सिस में होता है। और जो चीज एक्सिस में होती है तो वो हम कांस्टेंट काउंट करते हैं। ठीक है, और इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के पास ले जाएंगे तो यहां से जनाब बन जाएगा आपके पास Kc AgCl इज इक्वल टू Ag+ आयन कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। और यहां से हमारे पास बन जाता है Ksp इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन के थ्रू जो है तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि डेफिनेशन जो है इसकी क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी कि Ksp इज इक्वल टू, ये देखें Ksp जो है तो वो इक्वल है किसके, आयंस, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का प्रोडक्ट के बराबर होता है। Ksp इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आयंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in saturated solution at given temperature is called Ksp। ये खास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा Ksp की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास जो है तो Ksp की डेफिनेशन आ गई। अभी इस डेफिनेशन जो है तो हम
आगे इस प्रोसेस को हम जरा, इस टॉपिक को हम जरा वसी की तरफ लेके जाते हैं, न्यूमेरिकल साइड पे जाते हैं। तो अभी हमारे पास जो टाइप्स ऑफ साल्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट जो हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जानें। टाइप्स ऑफ साल्ट हमारे पास जो पहला साल्ट है तो वो हमारे पास है ए बी टाइप। ए बी टाइप साल्ट है, ठीक है। ए बी टाइप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ए बी टाइप में हमारे पास आ जाता है AgCl, इस तरह AgBr, इस तरह मेरे पास आते हैं PbSO4, इसके अलावा मेरे पास आता है BaSO4 यानी बेरियम से। ये सारे हमारे पास कौन से हैं जनाब? ये हमारे पास ए बी टाइप हैं। क्यों? कि ये एक एटम में एक स्पीशीज है, एक ये, इस तरह एक ये, एक ये है, एक ये सल्फेट है, एक बेरियम है, फिर एक सल्फेट। तो ये सारे ए बी टाइप के साल्ट हैं। अभी ए बी टाइप की साल्ट के लिए आपको यहां पे मैं हवाला करता हूं 2 टास्क मैं आपको देता हूं, 2 टास्क। 2 टास्क क्या होते हैं कि आप एक फाइंड करेंगे इसकी, एक आप इसकी फाइंड करेंगे KSP, आपको पता नहीं है, और दूसरा आपको टास्क मैं दूंगा कि इसकी फाइंड करें सॉल्युबिलिटी S। इज इट क्लियर? तो जितने भी हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द KSP फॉर इट एंड हाउ टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी फॉर इट। तो लिहाजा यहां पर हम पहले KSP को फाइंड करेंगे और फिर सॉल्युबिलिटी। हर एक टाइप में, हर एक साल्ट में ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं कि आपको इसका फाइंड करना आता हो। मैं यहां पर जनाब जो भी ले लूं, चलो मैं यहां पे लेट सपोज ले लेता हूं AgCl। AgCl को जब मैंने तोड़ा तो वो Ag सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में बटा, और जब मैं इसकी KSP लेता हूं तो ये तो सिंपल इक्वेशन फॉर्म है, ये इसकी सिंपल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इसकी KSP लूं तो KSP की मैं किस तरह लूंगा? KSP के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि KSP बराबर है सिल्वर आयन के और क्लोराइड आयन के। अभी इससे पहले मैंने फॉर्मूले को डिस्कस किया, और KSP क्या चीज थी? वो KC और जो अनडिजॉल्व फॉर्म था उसका प्रोडक्ट था। इससे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका। तो ये इक्वेशन और ये है। अभी जनाब मैं इसकी मालूम करता हूं, ये KSP है, तो इसके लिए हम KSP की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पर इसकी KSP तो इसके लिए ये जरूर लेंगे कि ये भी एक साल्ट का आयन है, तो इसके लिए भी S लिखें। जबकि आप अगर यहां पे आपको क्लोराइड दिखाई दे रहा है तो इसके लिए भी जनाब S लिखिए। इससे पहले जो है तो यहां पे आप इक्वेशन में देख लें कि इक्वेशन में क्या है। शाबाश, इक्वेशन में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट में 1 डाल दें और 1 डाल दें। और जनाब इस केस में यहाँ पे जो पावर है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसके पावर पे यहाँ भी जनाब 1 डाल दें और यहाँ पे भी 1 डाल दें। अभी आप क्या करें कि इन ये जो हमारे पास ये है ना, ये कोफिशिएंट, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इनको भी आप इसमें मल्टीप्लाई करें। तो यहां से हमारे पास जो है कॉमन आ जाएगा S, नीचे दोनों में से आ गया, और अगर यहां से ये मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आएगा पहले वाले से, 1 एकम 1, और यहां से भी आएगा 1 एकम 1। तो इसलिए हम लिखते हैं 1S, ठीक है। ये क्यों लिखा? ये 1S इसलिए लिखा कि फिर ये जो कोफिशिएंट हैं इनको आप आपस में क्या करेंगे? शाबाश, इनको फिर आप इसमें आप मल्टीप्लाई करें, यानी हर एक कोफिशिएंट को पहले अपने ही पावर से मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा वो आएगा, और फिर ये जो दोनों S जो हैं तो उनके जो कोफिशिएंट है उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें। जबकि ये जो पावर हैं इनको आपने ऐड करना है। इज इट क्लियर? ये साइंस याद रखिए।
तो यहाँ पर जब आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और इस को जब इस 1 से ऐड करेंगे तो पावर पे 2 आएगा। तो इसकी KSP की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1s², या अगर हम इसको शॉर्ट करें तो हम कहते हैं कि KSP बराबर है 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू KSP की क्या आती है s²। तो ये आपके MCQs के लिए बहुत जरूरी है कि इसके लिए आपका KSP AB वैल्यू क्या आया s²। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टास्क है वो जनाब है हमारा सॉल्युबिलिटी को मालूम करना। तो वो तो इसी क्वेश्चन से मालूम होती है, आप ले लें KSP, यहाँ पे लिख लें फाइंड सॉल्युबिलिटी, वो तो बहुत आसान है, KSP इज इक्वल टू, ये तो s² है, आप तो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे भी स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी √KSP। इज इट क्लियर? तो ये जनाब हमारे पास आ गई है सॉल्युबिलिटी को फाइंड। तो इसका मतलब है अगर न्यूमेरिकल में KSP दिया उसका अंडर रूट ले, यानी और अंडर रूट तो 1/2 के बराबर है, यानी KSP को वैल्यू को 1/2 पे डिवाइड करें तो आपके पास उसकी सॉल्युबिलिटी। तो जो इस पे समझ चुके हैं हाथ उठा दें प्लीज, रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड। राइट, जबरदस्त। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो है तो मेथड है कि AB टाइप के लिए आपने KSP भी तरीका मालूम कर ली, s² है और s इज इक्वल टू √√KSP। ठीक है, तो ये आपके पास AB टाइप का है। अगर मैं दूसरी तरफ आऊं तो दूसरा हमारे पास मौजूद होगा, शाबाश, कौन सा? AB2 टाइप। तो AB2 टाइप अगर मैं भी करूंगा तो फिर ये कैलकुलेशन और मुझसे टाइम लेगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको ले लिखता हूं। इसकी KSP वैल्यू आएगी, आप खुद प्रैक्टिस करें। AB2 की मैं एक एग्जांपल आपको लिख लूंगा वो लिख लें PbCl2। ठीक है, ये AB2 टाइप साल्ट है और इसके लिए आपकी जो KSP की वैल्यू होगी वो होगी 4s3, ये डायरेक्ट लिख लें। और इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी की होगी वैल्यू, तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास की वैल्यू जो है तो वो डायरेक्ट अगर आप लिखते हैं तो फिर आप लिख लें, वो आ जाएगी 3KSP डिवाइडेड बाय 4। तो ये जनाब फार्मूला आपके पास सॉल्युबिलिटी का हो गया। इस तरह अगर आप तीसरा नंबर उठाते हैं और वो आप लेते हैं A2 टाइप साल्ट, तो इसके लिए भी आप लिख लें एज अबव, यानी अगर AB2 हो या A2B हो तो इसको आप क्या लिख लें, एज अबव जो है तो वो फार्मूला फॉलो अप करें। अगर आपके पास चौथे नंबर पर एक टाइप आती है और वो आती है AB3 टाइप, ये अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं AlCl3 कर लूं, ठीक है, तो इसके लिए आप जनाब जो है तो याद करें कि KSP डायरेक्ट बराबर है 27s4 और सॉल्युबिलिटी बराबर होगी ये 4 ये KSP बाय 27। तो ये सॉल्युबिलिटी के लिए फॉर्मूला है। और इस तरह अगर आपके लिए एक साल्ट आता है फर्दर 5वां नंबर, तो बस जरूरी नहीं है, बस इतने भी आपको जरूरी है। तो ये कम से कम AB2 A2B और AB3 टाइप जो है तो इसके KSP वैल्यू और सॉल्युबिलिटी का तरीका है। यहाँ पे मैं आपको एक MCQs करा दूंगा, चलो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी जो है तो MCQs प्रैक्टिस बुक से जो है तो आप प्रैक्टिस करते जाएं। मैं लेट सपोज लिखता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, एक साल्ट है मेरे पास, ठीक है, और वो मेरे पास है MX टाइप। अभी आप कहेंगे MX तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो MX मेरे स्टूडेंट्स तो MX कौन सा है, एक है, तो ये क्या हुआ, चलो मैं लिख लेता हूँ यार, आप कंफ्यूज ना हो, ये ले AB टाइप साल्ट है, बस MX हो या AB टाइप साल्ट हो। और उसकी जो है तो KSP की वैल्यू जो है तो वो दी है 4 × 10⁻⁻8।
सादा सादा सिंपल वैल्यू है कि आपको, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है तो वो क्या होगी। तो इससे पहले मैं ए बीटा में इसका जो है तो सोल्यूशन आपको करा चुका हूँ। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट KSP, ये फार्मूला था। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो KSP की वैल्यू ये है, तो ये है 4 × 10⁻⁻8। अभी आपको पता है कि ये अंडर स्क्वायर रूट जो होते हैं तो ये 1/2 के बराबर होता है, तो इसको मतलब 2 पे डिवाइड करें तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, और ये 2 पे डिवाइड हो तो 10⁻⁻4। तो ये आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी आई। तो जो इस पे समझ चुका है हाथ उठाए, शाबाश। रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। टोल बखपल प्रैक्टिस दे गोर बचूदी से कार दे MCQs को मास अग्रान ने खुजब बुक रावाले मो शुरू बशम यो 50 को पे कर लो कम टोल प्रैक्टिस ते कम दा शॉर्टकट दी बस दा याद साथी इंशाल्लाह, और पदी बांधे बस जस्ट फुल प्रैक्टिस कोई तासु बचे कम दे पदी पूरी सही दे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है तो समझ चुके हैं इस पर कि इस पर आप समझ चुके हैं। लास्ट में जो हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो हमारे पास है कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन इफेक्ट तो है, तो वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे फिर डिस्कशन करेंगे। कॉमन आइन इफेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन इफेक्ट का जो जर्नल नोट है, जर्नल नोट, कॉमन आइन इफेक्ट में आप क्या करते हैं? कॉमन आइन इफेक्ट में असल में आप लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक स्पीशी मौजूद है, वो आयनिक स्टेट में है, प्लस माइनस है, और वो किस फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है? ये डिसॉल्व फॉर्म में है। एक इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास किस फॉर्म में है? डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है। आप क्या करते हो? आप इस फॉर्म को अनडिसॉल्व फॉर्म में चेंज करते हो। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। लका हलशे ना हलशिवी तक कन्वर्ट को, और अनडिसॉल्व फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इसकी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, ठीक है, या सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। इज इट क्लियर? प्रेसिपिटेशन या सॉलिड में कन्वर्ट करना। और किसकी मदद से? यहां पर आप एक और इलेक्ट्रोलाइट डालते हो जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इनकी तरह एक कॉमन आइन भी होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं जरा बहुत ही कॉमन एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। लेट सपोज हमारे पास यहां पर एक बर्तन है जिसमें हमारे साथ सॉलिड NaCl है। सॉलिड NaCl में हमारे पास क्या होता है? इम्प्यूरिटी भी होती है जिसको हम गंध कहते हैं। मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं कि इस NaCl की प्यूरिफिकेशन करता हूं। तो कॉमन टेक्निक मेरे पास ये है कि मैं इस NaCl को यहां पर डालता हूं, तो जो Na+ और Cl- में चले जाएंगे, जबकि इसकी जो इम्प्यूरिटी होगी तो वो यहाँ पे डिसॉल्व है तो बॉटम में बैठ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इम्प्यूरिटी हुई। अभी मैं इस तरह करूंगा कि यहाँ पर एक फनल लूंगा और उसमें यहाँ पर जनाब मैं लगा दूंगा फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में क्या करूंगा? यहाँ पे ये गन जो होते तो ये यहाँ पे रह जाएगा फिल्टर पेपर, जबकि आपके साथ सॉल्यूशन जो है डिसॉल्व फॉर्म आ जाएगा Na+ Cl-। नमक साफ हो गया है, लेकिन नमक तो साफ हो गया है, लेकिन नमक यहाँ पर कौन से फॉर्म में है जनाब? ये तो सॉल्युबल फॉर्म में है या डिसॉल्व फॉर्म में है। मुझे इसको किस फॉर्म में बनाना है? मुझे इसको प्रेसिपिटेट बनाना है, अनडिसॉल्व फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है इसको मैं कम करूंगा। बेसिक ये प्रिंसिपल है।
ये MCQs में आता है कि असल में आप जो सॉल्युबल फॉर्म होता है किसी साल्ट का, इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी सॉल्युबिलिटी को कम करोगे किससे? इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl को पास करोगे। तो देखो इसकी तरह Cl कॉमन आयन भी है और इसकी वजह से ये दोबारा NaCl जो एक्स्ट्रा क्लोराइड आते हैं ज्यादा होने से वो NaCl में किस फॉर्म में चला जाएगा? प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने असल में क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी सॉल्युबिलिटी को आपने डिक्रीज किया बाय एडिंग अनदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉम्पोनेंट दैट ऑफ द वीक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी जो है तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि व्हेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस बाय ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल वर्ड्स में मैं लिखता हूं, बाय एडिंग another strong electrolyte having common ion is added into it, right? तो इसको जनाब हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कॉमन आयन में असल में आपको सॉल्युबिलिटी को जो है तो डिक्रीज करना होता है वीक के स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट पे। ठीक है, तो इसके साथ जनाब यही आपका जो है तो बुनियादी कॉन्सेप्ट हो गया कॉमन आयन इफेक्ट पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर मुझे आज कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है, तो लिहाजा इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आपके 1-2 क्वेश्चन